हेलो एंड वेलकम टू कृष्णा कोचिंग। मैं सचिन गोयल, डायरेक्टर कृष्णा कोचिंग। आज आपका सिविल प्रोसीजर कोड का ये 5th लेक्चर लेने जा रहा हूं, जिसमें मैं जुरिस्डिक्शन के ही टॉपिक को अब डेप्थ में पॉइंट बाय पॉइंट आपको करवाऊंगा। इसी टॉपिक जुरिस्डिक्शन सेक्शन 9 सिविल प्रोसीजर कोड को डायग्राम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पहले वाले सेशन 4 में समझा चुका हूं। अब मैं सारे को रिवाइज भी कराऊंगा और गहराई में भी लेके जाऊंगा आपको। ठीक है, शैल वी स्टार्ट? चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो आई वुड लाइक टू शेयर माय स्क्रीन सो दैट आई कैन शो यू द नोट्स एंड this is required to cover the topic point by point. Here comes my notes in front of you. Let me see, where is it? Just give me 1 minute. I will show you the screen. So I hope you can see my screen now. Okay, so सबसे पहले हम बात करेंगे जुरिस्डिक्शन वर्ड का मतलब क्या है। ठीक है जी, तो जुरिस्डिक्शन चीज क्या है? जुरिस्डिक्शन लैटिन वर्ड से ये वर्ड लिया गया है और दिस इज नॉट डिफाइंड इन एनी स्टैट्यूट इन एनी लॉ। तो मतलब क्या है इस वर्ड का, ये कहीं पर भी गिवन नहीं मिलेगा आपको। तो एक कोर्ट एक केस को हैंडल कर सकती है या नहीं कर सकती, ठीक है, और जो रिलीफ मांगा गया है वो रिलीफ कोर्ट दे सकती है या नहीं दे सकती, ये चीजें डिटरमिन करती है जुरिस्डिक्शन। तो वर्ड जुरिस्डिक्शन, ठीक है जी, ये हम पढ़ रहे हैं। वर्ड जुरिस्डिक्शन हैज नॉट बीन डिफाइंड इन एनी इनैक्टमेंट। जनरल मीनिंग इसका क्या है? इट मींस पावर और अथॉरिटी और कैपेसिटी टू टेक कॉग्निजेंस और टू एंटरटेन द सूट। कॉग्निजेंस वर्ड का क्या मतलब है? हमारे सामने स्टूडेंट बैठी है अमनजोत, वो बताएंगी। अमनजोत, क्या मतलब है कॉग्निजेंस वर्ड का? अमनजोत ने जवाब दिया कि नेचर ऑफ क्राइम से ये रिलेटेड है। ठीक है, क्योंकि अमनजोत ने पढ़ा हुआ है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में डिफरेंस बिटवीन कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, पर आपका जवाब सही नहीं था। अब मैं अगला आपसे पूछूंगा। मेरे सामने एक और बच्चा बैठा है, भारती। भारती, आप मुझे बताएं कि कॉग्निजेंस वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? जल्दी। गलत, वो फोरफीचर होता है, जब्त करना। कॉग्निजेंस वर्ड का मतलब है नो, कॉग्निजेंस वर्ड का मतलब है संज्ञान। हिंदी में इसे क्या कहते हैं? संज्ञान। मगर ये एक विडंबना है कि मातृभाषा हिंदी से हम दूर हो गए हैं। कॉग्निजेंस तो बहुत बच्चों ने सुना हुआ है, संज्ञान किसने नहीं सुनाना होता। तो मैं समझाता हूं। कॉग्निजेंस का मतलब है अराउजिंग जुडिशियल नोटिस, अराउजिंग जुडिशियल नोटिस, यानी एक जज का एक केस के ऊपर दिमाग लगाना शुरू कर देना। आप एक जज के सामने एक मैटर आया, चाहे वो पुलिस कंप्लेंट आई है, सॉरी पुलिस रिपोर्ट आई है, पुलिस कंप्लेंट वर्ड नहीं बोलेंगे, या तो वो आई है क्या, एक पुलिस ने रिपोर्ट दिया 173 की रिपोर्ट, जिसे कहते हैं चालान पेश किया, या फिर क्या हुआ, किसी आम आदमी ने मजिस्ट्रेट को कंप्लेंट दिया कि जनाब मेरे साथ ये क्राइम हुआ है, या फिर एक जुडिशियल ऑफिसर की खुद की नॉलेज में आ गया कि कोई क्राइम हुआ है। ये तीन तरह से सेक्शन 190 ऑफ सीआरपीसी कहता है कि एक मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले सकता है, यानी स्टार्टिंग ऑफ एप्लीकेशन ऑफ जुडिशियल माइंड, यानी एक्शन लेना शुरू करना। और फिर जैसे उसके पास चलेगा वो क्या करेगा? समन निकाल देगा या वारंट इशू कर देगा। तो अराउजिंग जुडिशियल, जज का हरकत में आना, जज का काम करना शुरू करना एक कॉज पे, उसे हम कहते हैं कॉग्निजेंस। तो
अगर एक जुडिशियल ऑफिसर कॉग्निजेंस ले सकता है, इसका मतलब वो तब ले सकता है जब उसी जुरिसडिक्शन में है वो। समझ में आया? जुरिसडिक्शन वर्ड का मतलब समझ में आया? अभी और गहराई में जाते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ये मतलब अधूरा है, जज एक्शन ले सकता है या नहीं, इसे कहते हैं जुरिसडिक्शन। लोग ये कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट कहती है ये बात अधूरी है, इसमें एक बात और ऐड करो। सुप्रीम कोर्ट कहती है केवल जज एक्शन ले सकता है या नहीं से नहीं पता चलेगा कि उस कोर्ट की जुरिसडिक्शन में है या नहीं। एक और बात ऐड क्या हो जाती है, क्या जज वो रिलीफ दे सकता है या नहीं जो मांगा जा रहा है। पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन में एक बात होती है, छोटे, अगर सब्जेक्ट मैटर कम है तो छोटा जज सुनेगा, अगर सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू ज्यादा है तो बड़े लेवल का जज सुनेगा। तो जुरिसडिक्शन दो चीजों से मिलाकर बनते हैं, जुरिसडिक्शन दो चीजों को मिलाकर बनता है, और वो दो चीजें क्या है? पहला तो ये देखो, द सुप्रीम कोर्ट इन एडिशन टू द डिक्शनरी मीनिंग प्रोवाइडेड दैट जुरिसडिक्शन नॉट ओनली मीन्स कैपेसिटी टू टेक कॉग्निजेंस बट आल्सो इंक्लूड्स पावर और कैपेसिटी टू प्रोवाइड द रिलीफ, टू प्रोवाइड द रिलीफ sought। sought वर्ड किससे बना है? सीक से वर्ड बना sought। द रिलीफ sought बाय द पार्टीज और डिमांड बाय द पार्टीज। जो पार्टी डिमांड कर रही है कि मुझे न्याय के लिए मेरे साथ मुझे ये दो, मुझे हर्जाना दिलाओ, अगर वो हर्जाना देने की कैपेसिटी है तो हम कहेंगे कैपेसिटी है, यानी जुरिसडिक्शन है कोर्ट की या नहीं। इज माय पॉइंट क्लियर? क्या मैं आगे चलूं? अमनजोत क्लियर? तो जुरिसडिक्शन दो चीजों से मिला के बनता है, कैपेसिटी टू टेक एक्शन प्लस कैपेसिटी टू ग्रांट रिलीफ। चले आगे, नेक्स्ट। अब सिविल प्रोसीजर कोड में जो सबसे ऑपरेशनल सेक्शन है सीपीसी का जुरिसडिक्शन पर, वो है सेक्शन 9। सेक्शन 9 इज द ऑपरेशनल सेक्शन। सेक्शन 9 स्पेसिफिकली डील्स विद जुरिसडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स। ओके, अब देखते हैं क्या कहता है सेक्शन 9। आपकी आंखों के सामने है बेयर एक्ट। बेयर एक्ट में सेक्शन 9 कहता है द कोर्ट्स शैल, ये देखिए क्या लिखा है, द कोर्ट्स शैल, शैल का मतलब है मैंडेटरी, शैल हैव जुरिसडिक्शन टू ट्राई ऑल सूट्स ऑफ सिविल नेचर। तो पहली चीज तो है कोर्ट को केस को सुनना पड़ेगा। किसको सुनना पड़ेगा? सेकंड चीज क्या है? जो सिविल नेचर के सूट्स हैं। पर कब सुनने की जरूरत नहीं है? एक्सेप्टिंग सूट्स ऑफ विच देयर कॉग्निजेंस इज ईदर एक्सप्रेसली बार्ड और इम्प्लाइडली बार्ड। यानी ये आ गया तीसरी बात, कोर्ट को हर केस सुनना पड़ेगा अगर वो सिविल नेचर का है, लेकिन तब सुनने की जरूरत नहीं है जब वो बार्ड है। सिंपल। तो ये तीन टुकड़ों में बांट दिया हमने सेक्शन 9 को। ओके, अब देखते हैं हम इसको एक्सप्लेन कैसे कर रहे हैं। ये देखो जी, सेक्शन 9 सेज एवरी सिविल कोर्ट हैज जुरिसडिक्शन टू ट्राई ऑल द सूट्स ऑफ सिविल नेचर। ध्यान रखना, टू ट्राई ऑल द सिविल सूट्स वर्ड नहीं है बेयर एक्ट में। यहां पर अगर आप हेडिंग को पढ़ोगे टू, तो यहां लिखा टू ट्राई ऑल सिविल सूट्स, पर इसको एक्सप्लेन करते हुए टू ट्राई ऑल सिविल सूट्स ना लिखा है टू ट्राई ऑल सूट्स ऑफ सिविल नेचर। ये सेम नहीं होता। सिविल सूट्स और सूट्स ऑफ सिविल नेचर में फर्क है। क्या फर्क है अभी बताऊंगा। ओके, अभी बताओ, लंबा जवाब है इसका। ठीक है जी, अब ये देखो, every civil court has jurisdiction to try all the suits of civil nature unless expressly or impliedly barred। रेड कलर बन गया पहला हिस्सा, ब्लू लाइन बन गया दूसरा हिस्सा, ग्रीन लाइन बन गया तीसरा हिस्सा। तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया सेक्शन 9 को, जो कि हमने कहां से उठाया है? ये देखिए यहां बेरट से उठाया 1 2 3 पार्ट्स। ओके, अब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। अब आ जाओ ऑल द सूट्स। ऑल द सूट्स को हम फर्दर ए बी सी तीन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इस लाइन को, ऑल द सूट्स को समझिए। हर सिविल सूट को कोर्ट को सुनना होगा। क्यों? क्योंकि इसमें तीन बातें। पहला, जनरल प्रिजम्पशन। जनरल प्रिजम्पशन ये है कि यस द कोर्ट हैज जुरिसडिक्शन, और अगर दूसरी पार्टी कहती है नहीं नहीं नहीं, दिस कोर्ट लैक्स जुरिसडिक्शन। मेरा नाम सचिन गोयल, मैंने किसी बंदे एक्स के ऊपर केस किया, एक्स पहले तो ये कहेगा इस कोर्ट की जुरिसडिक्शन नहीं बनती। अब मुझे प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ इस कोर्ट की जुरिसडिक्शन बनती है, या उसको प्रूव करना पड़ेगा कि इस कोर्ट की जुरिसडिक्शन नहीं बनती। उसको
मुझे नहीं, क्योंकि ये पहला पॉइंट, जनरल प्रिजम्पशन रेज्ड फ्रॉम सेक्शन 9 इज दैट सिविल कोर्ट हैज द जुरिसडिक्शन टू ट्राई एवरी सूट ऑफ सिविल नेचर। तो जनरल प्रिजम्पशन प्लेंटिफ के फेवर में होती है, ना कि डिफेंडेंट के। इज माय पॉइंट क्लियर? आगे डिफेंडेंट के ऊपर लाई करता है बर्डन ऑफ प्रूफ। बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन दैट पर्सन हु रेजेस एन ऑब्जेक्शन दैट सिविल कोर्ट डजंट हैव द जुरिसडिक्शन टू ट्राई द सूट ऑफ सिविल नेचर। यानी जो बोले हो कुंडा खोले। आई होप ज्यादातर लोग यहाँ पंजाबी समझ लेते हैं। हिंदी बोलूं तो जो बोले वो कुंडा खोले। इसका क्या मतलब है? सर्दियों के दिन रजाई में सब पैर घुसाकर बैठे हैं, मूंगफलियां खा रहे हैं, खाने खाने के बाद गज्जक खा रहे हैं, एकदम से कोई नॉक करता है, नॉक नॉक, सभी एक दूसरे को देख रहे हैं और मूंगफली उठा रहे हैं, खा रहे हैं। बंदा फिर नॉक कर रहा है, नॉक नॉक नॉक, मम्मी गज्जक देना। वो बंदा फिर खटका रहा है, टक टक टक। ऐसे में अमनजोत कहती, आपने लग रहा कोई नॉक कर रहा है, तो जाके देख ली कौन है। और रजाई से बाहर पैर कौन निकाले? समझ में आया? तो जो बोले हो कुंडा खोले। तो यही काम अपने सिविल कोर्ट चुनता है जी, यही काम सिविल कोर्ट चुनता है। जो बोलेगा वो प्रूफ भी करेगा। सिविल केस दे अंदर जे ਤੁਹਾਨੂੰ कोई रिलीफ चाहिए है तो ਤੁਹਾਨੂੰ आप ਨੂੰ बोलना पैना तो आप ਨੂੰ प्रूफ भी करना पैना है। बगैर मंगे कोर्ट कुछ नहीं देती। समझ आया जी? और इससे समझाता हूं, समझो कि मान लो किराएदार और मकान मालिक का केस है। ओके, मकान मालिक खाली करना चाहता है अपना मकान, तो पहले तो वो ये बोलेगा कि जी इस टेनेंट ने मिसयूज किया है प्रॉपर्टी का, मैंने कहा था रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज करना है, मैंने रेजिडेंशियल पर्पस के लिए दिया था अपना घर किराए पे, और देखो दुकान खोल के बैठा है। समझ में आया? दूसरा, पिछले 6 महीने से इसने मेरा किराया भी नहीं दिया। तीसरा, जब मैंने अपने बेटे को भेजा जा किराया लेके, उसके मारे थप्पड़ से खींच खींच के। 3 ग्राउंड है। समझ में आया? तो कोर्ट ने पहली बात ये बोलनी है, कर प्रूफ। सबसे पहले कहते हैं 9,000 रुपए किराया था, है कोई रसीद, है कोई बैंक की एंट्री? तो प्रूफ किसको करना पड़ेगा? मकान मालिक को, जो बोल रहा है। ठीक है। और कहता 6 महीने से किराया नहीं दिया, कर प्रूफ। समझ में आया? फिर मिसयूज किया, कोई फोटो है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, गवाह है, किसने दुकान खोल रखी है वहां पे? नहीं है तो गए, अगर प्रूफ है तो वेरी गुड। आगे से किराएदार बोलता है, जनाब मकान मालिक झूठ बोल रहा है। जो ये बोल रहा है कि मैंने 6 महीने से वहां पर 6 महीने से किराया नहीं दिया, झूठ बोल रहा है, सिर्फ 2 महीना किराया नहीं दिया, कर प्रूफ। यानी जो बोलता है उसी को प्रूव करना पड़ता है। तो यहां जुरिसडिक्शन वाले पॉइंट पे जो बंदा केस फाइल कर रहा है उसको ये नहीं प्रूव करना कि यस द कोर्ट हैज जुरिसडिक्शन, उसके फेवर में क्या है? जनरल प्रिजम्पशन। और जनरल प्रिजम्पशन क्या है? यस द कोर्ट हैज जुरिसडिक्शन, सेक्शन 9 में लिखा है। आगे से डिफेंडेंट कहेगा दिस कोर्ट लैक्स जुरिसडिक्शन, तो प्रूव भी कौन करेगा? डिफेंडेंट। समझ में आया? ये है बी पॉइंट। Burden of proof lies on that person who raises an objection that civil court doesn't have the jurisdiction to try the suit of civil nature. Is my point clear? क्या मैं आगे चलूं? अब इसमें केस हुआ, in the case, केस का नाम है अब्दुल गफ्फार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड, 2005 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। It was held that every civil court has inherent jurisdiction to try every suit of civil nature unless barred under any law for the time being in force. And every person has the inherent right to file the civil suit. हर बंदे के पास सिविल सूट फाइल करने का अधिकार है। फिर गंगाबाई वर्सेस विजय कुमार का भी सुप्रीम कोर्ट केस आया। ठीक है। इन द लैंडमार्क जजमेंट राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कंपनी वर्सेस बरमुंडा वर्मा 2008 सुप्रीम कोर्ट held that every person has inherent right to file a civil suit according to the very famous maxim। ये आ गया सी पॉइंट, उबी जस इबी रेमेडी। इसका क्या मतलब है? where there is a right there is a remedy। ये लॉ ऑफ टॉस पे आपने पढ़ा भी है, उबी जस इबी रेमेडियम। if a legal right has been violated it means there is a remedy। is my point clear? और आगे चलते हैं।
तो मैंने 3 बातें बताई हैं फर्स्ट पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए। ये देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या था, पहले तो मैंने सेक्शन 9 को ब्रेकअप किया 3 पार्ट्स में, ऑल सूट्स, ऑफ सिविल नेचर और अनलेस बार्ड। ठीक है, ये तीन। अब फर्स्ट को मैंने फर्दर 3 पार्ट्स डिवाइड किया, जनरल प्रिजम्पशन, बर्डन ऑफ प्रूफ और एक ओबिजस इविल। दिस इज द थ्योरेटिकल पॉइंट। ये थ्योरेटिकल बेस पॉइंट है कि अगर गलत हुआ तो जाहिर सी बात है बंदे को रेमेडी मिलनी चाहिए। ओके, हमारा झुकाव इस तरफ होना चाहिए कि जिसका गलत हुआ है उसका न्याय जरूर होना चाहिए। We are living in a civilized society. Supreme Court also explained that civil court has inherent jurisdiction to try suits of civil nature because of the presumption in favor of the court, and burden of proof to deny the jurisdiction is upon the opposite party. Opposite party को prove करना भी jurisdiction नहीं बनती। Moreover, jurisdiction fact is to be decided by the court. Jurisdictional fact means the fact which determines the jurisdiction of the court. अब जो जुरिस्डिक्शनल फैक्ट जो है दैट इज टू बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट। और जुरिस्डिक्शनल फैक्ट क्या है, क्या चीज होती है जुरिस्डिक्शनल फैक्ट, वेदर द कोर्ट हैज जुरिस्डिक्शन और नॉट। इन अ सूट द प्लेंटिफ टेक्स द प्ली दैट कोर्ट हैज द जुरिस्डिक्शन, बीइंग द सूट इज ऑफ सिविल नेचर द कोर्ट विल प्रिज्यूम दैट द कोर्ट हैज जुरिस्डिक्शन। ए ने केस फाइल किया, लुधियाना कोर्ट में किया, ठीक है, बी के ऊपर किया, तो ए ने तो कह दिया यस द कोर्ट हैज जुरिस्डिक्शन, अगर केस फाइल कर दिया तो इसका कह दिया, और लुधियाना कोर्ट ने मान भी लिया यस द कोर्ट हैज जुरिस्डिक्शन। अब ये बी के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है, इसको प्रूव करना पड़ेगा द लुधियाना कोर्ट डजंट हैज जुरिस्डिक्शन to entertain the suit. Now it is the defendant who has to prove that the court doesn't have the jurisdiction to entertain the matter by laying down evidence before the court. Sir, I have a question. Yes, Bharti has a question. पूछिए। Sir, judge खुद भी deny कर सकता है अपनी jurisdiction के लिए कि मैंने jurisdiction या management कर। Yes, in the interest of justice, judicial officer can do it. Power है, ठीक है जी। और आगे चलते हैं। Next, of civil nature. क्या एक जुडिशियल ऑफिसर खुद भी कह सकता है कि भाई ये हमारे जुडिशियल में नहीं आता? यस, वो कह सकता है, ठीक है जी। अब आता है ये इलीगल नहीं होगा। फिर आता है ऑफ सिविल नेचर। अब मैं क्या बात करूं, टू ट्राई ऑल सूट्स ऑफ सिविल नेचर क्यों लिखा गया, टू ट्राई ऑल सिविल सूट्स क्यों नहीं लिखा गया? क्योंकि सूट्स ऑफ सिविल नेचर जो है ये एक वाइडर टर्म है, ज्यादा बड़ी टर्म है। क्यों? ये दो चीजों को मिलाकर बनती है, civil suits or other suits, not purely civil suits. Clear? Why under section 9 the words used are suits of civil nature and not the words civil suit? क्यों? civil suit छोटी चीज है और suits of civil nature में civil suits तो आ जाते हैं, प्लस वो भी आ जाते हैं which are not purely civil suits. वो कौन से हैं? political matters, caste matters and religious matters, but those political matters, those caste matters, those religious matters which create civil rights. अभी आ रहा हूं उसके ऊपर, अभी एग्जांपल दूंगा मैं आपको इसके ऊपर, ठीक है। ये वो अब जैसे कि अगर किसी पॉलिटिकल मैटर है, कोई पॉलिटिकल पार्टी में मेंबरशिप है, वो हो गया प्योरली पॉलिटिकल मैटर। लेकिन अगर उस पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर होने की वजह से कुछ आपको अधिकार मिलते हैं, कुछ आपको सिविल राइट्स मिलते हैं, समझ में आया? तो वो मैटर अब क्या बन गया आपका? सूट्स नॉट प्योरली सिविल सूट, यानी कि सूट ऑफ सिविल नेचर। अब बताता हूं, ये देखो जी। अब जैसे कि पार्टी ले लीजिए, आप कोई भी बीजेपी पार्टी ले लीजिए, भारतीय जनता पार्टी, क्लियर? बीजेपी पार्टी किसी को भी चाहे तो मेंबर बनाए या ना बनाए, आप अप्लाई करते हैं, मैं भी बीजेपी पार्टी को ज्वाइन करना चाहता हूं, अप्लाई किया, ज्वाइन करने के लिए किया। अब उनकी मर्जी है, वो चाहे यस बोले, वो चाहे नो बोले, क्लियर? कि भाई आप अच्छे आदमी नहीं हो, हम आपको पार्टी नहीं ज्वाइन कराएंगे, उनका अधिकार है। क्या आप केस फाइल कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्यों नहीं फाइल कर सकते? इट इज प्योरली पॉलिटिकल मैटर, समझ में आया? लेकिन जैसे कि दिल्ली में हुआ था, दिल्ली में बीजेपी को कितनी सीटें मिली विधानसभा में? आंसर सिर्फ एक सीट मिली, बाकी सब सीटें कौन ले गया?
आप पार्टी ले गई। क्लियर? तो सबसे बड़ी पार्टी आप पार्टी का लीडर से बन गया सीएम अरविंद केजरीवाल। तो जो दूसरी बिगेस्ट पार्टी थी वो थी बीजेपी, पर एक ही आदमी था। तो उस आदमी को क्या बन गया? वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन। और लीडर ऑफ ऑपोजिशन को घर मिलता है, गाड़ी मिलती है, ठीक है, एक मिनिस्टर के बराबर रैंक मिलता है, एज अ राइट मिलता है। एक पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर होने की वजह से अगर आपको कुछ अधिकार मिल रहे हैं तो वो आपका क्या बन गया? सूट ऑफ सिविल नेचर। अगर वो मेंबर हो फिर भी अधिकार नहीं मिल रहे। समझ में आया? आप एक पार्टी को ज्वाइन करें ना करें, आप एक पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर हैं, सीएम की मर्जी आपको मंत्री बनाए या ना बनाए, ये क्या है? प्योरली पॉलिटिकल इश्यूज। अब बीजेपी पार्टी का इस टाइम किसके हाथों में है? दो लोग हैं, अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, किसको मंत्रालय देना है, किसको नहीं देना है, यह है प्योरली पॉलिटिकल मैटर। लेकिन मंत्रालय देने के बाद जब काम ले लिया बंदे से, तब उसे सैलरी देनी है या नहीं, ये सिविल राइट है। समझ में आ गया? बता केस कर सकता है, मुझे काम कराया, फीस दे क्यों नहीं रहे, तनख्वाह क्यों नहीं दे रहे। समझ में आया? आप मुझे पार्टी में ले क्यों नहीं रहे? ठीक है, ये प्योरली पॉलिटिकल। क्या कोई केस कर सकता है? मैंने इतनी बार कह दिया मुझे भी बीजेपी पार्टी ज्वाइन कराओ, मुझे क्यों नहीं ज्वाइन करा रहे? कोई नहीं कह सकता। समझ में आया? वो कहते हैं आप अच्छे आदमी हो नहीं, इतनी बार जेल जा चुके हो, आपको अपनी पार्टी में लेंगे तो जाहिर सी बात है हम बदनाम होंगे। समझ में आया? अब और ले लो। अब भारती है, भारती ने अखबार में ऐड दी कि मुझे शादी करनी है, लड़का चाहिए। ठीक है, लड़का एक्स घर पहुंच गया, मैं तैयार हूं शादी करने को। सॉरी, आप मुझे पसंद नहीं, मुझे नहीं करनी आपसे शादी। समझ में आया? क्या वो आप पर केस कर सकता है? नहीं कर सकता। प्योरली आपका पर्सनल मैटर है। मगर आपने क्या किया? आपने उससे शादी कर ली, ठीक है, और उसके बाद उसको छोड़कर चले गए। समझ में? अब क्या वो केस कर सकता है आपके ऊपर कि मेरे साथ रहो, रेस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स? यस, कर सकता है। अब ये बन गया सूट ऑफ सिविल नेचर। पॉइंट समझ में आ गया? क्योंकि सिविल राइट्स हैं उसके, हर हस्बैंड का वाइफ के साथ रहने का, वाइफ का हस्बैंड के साथ रहने का। जहां राइट क्रिएट हो गया वो बन गया सूट्स ऑफ सिविल। इज माय पॉइंट क्लियर? ऐसे कास्ट मैटर्स हैं, ठीक है। अब जाति का, जैसे अग्रवाल परिवार, अग्रवाल संगठन है, ठीक है, तो अग्रवाल संगठन ने अग्रवाल बंधुओं को मेंबर बना लिया। अगर वो एक जो इकट्ठ जो यूनियन बना रखी है, एसोसिएशन जो बना रखी है, अगर उसमें वो किसी एक अग्रवाल आदमी को नहीं ले रहे हैं, वो केस करके एसोसिएशन को ज्वाइन नहीं कर सकता। समझ में आया? लेकिन मान लो उस एसोसिएशन के सभी मेंबर्स को, ठीक है, कुछ राइट्स सरकार कॉन्फर कर रही है कि इनको प्लॉट मिलेंगे, पर फिर किसी एक बंदा मेंबर है पर फिर भी उसे प्लॉट नहीं मिल रहा है, अब वो सिविल सूट फाइल कर सकता है। समझ में आ गया? इज माय पॉइंट क्लियर? और आगे चलते हैं। और नेक्स्ट ये कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, ठीक है, सिविल राइट्स के। लीव आगे चलकर समझाऊंगा इसको मैं। नेक्स्ट, सिविल रॉन्ग इज अ प्राइवेट रॉन्ग, क्राइम इज अ पब्लिक रॉन्ग। ये आपको पता ही है। क्राइम में स्टेट एक्शन लेगी, सिविल रॉन्ग में सिर्फ वही आदमी एक्शन लेगा जिसका गलत हुआ है। सिविल सूट मींस दैट सूट इन विच सिविल राइट conferred by civil law is enforced in case of violation of that civil right। ठीक है जी, अगर कोई सिविल राइट आपको मिला हुआ है और वो वाला सिविल राइट वॉयलेट हो रहा है, तो आप सिविल सूट फाइल करके अपने सिविल राइट को एनफोर्स कराते हैं। फिर से बोल रहा हूं, अगर सिविल राइट आपको कॉन्फर्ड है, समझ में आया, तो उसकी एनफोर्समेंट के लिए आप क्या करोगे? सिविल सूट फाइल करोगे, सिंपल। जनरली द वर्ड सिविल सूट हैज नॉट बीन डिफाइंड, ये सिविल सूट वर्ड कहीं पर भी डिफाइंड नहीं है, ठीक है। लेकिन जो प्लेंट की प्रेजेंटेशन से जो प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है उसे हम सूट कहते हैं, सिविल सूट कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिफाइन किया दूल्हा भाई वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में, और पीएमए मेट्रोपॉलिटन वर्सेस बोरनमठ मार्थॉम में। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट सूट ऑफ सिविल नेचर को डिफाइन किया। सूट ऑफ सिविल नेचर क्या है? इज टू बी अंडरस्टूड इन कंपैरिजन विद क्रिमिनल केस। सूट ऑफ सिविल नेचर को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा उसको किसी क्रिमिनल केस के साथ। जनरली क्राइम मींस wrong against individual as a member of society, society as a whole,
which means crime is regarded as a wrong against society, crime against state, not against an individual. ये सबको पता है, सिविल रॉन्ग एक बंदे के खिलाफ होता है और क्राइम जो है अगेंस्ट सोसाइटी होता है. ओके, it is personal, so that's why it's the state which starts proceedings against the wrongdoer. क्राइम समाज के खिलाफ है, इसलिए एक्शन भी कौन लेगा? स्टेट लेगी against the wrongdoer and not the individual. But civil wrong is a wrong against individual in his personal capacity and not as a member of the society. So to make the concept of civil suit, Supreme Court gave various examples. Civil suit है क्या? समझो, क्राइम जो है अगेंस्ट होता तो एक बंदे के किसी ने चाकू मार दिया, पर उसको हम क्या समझते हैं? क्राइम अगेंस्ट दैट पर्सन एज अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी. अब मैंने उधार मांगे कुछ पैसे अमनजोत से, उसने दे दिए, अब फिर मैंने कहा मैं नहीं देता वापस. वो अमनजोत की गलती है, उसने चेक करना चाहिए था क्या ये बंदा पैसे दे देता है लोगे वापस या नहीं, उसे क्यों पैसा उधार दिया. तो इस कारण से इसको हम क्या मानते हैं? प्राइवेट रॉन्ग. इट इज नॉट क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी. ये भी क्राइम अगेंस्ट इंडिविजुअल बट नॉट एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी इन हिज पर्सनल कैपेसिटी. समझ में आया? किसी ने किसी को चाकू मार दिया, वो क्राइम अगेंस्ट स्टेट है. किसी ने किसी से पैसे लेकर वापस दे नहीं दिए, उसकी इंटेंशन तो थी देने की, मगर बाद में देने के लिए पैसे नहीं है, उसने कह दिया है नहीं पैसे कहां से दूं. समझ में आया? तो ये क्राइम अगेंस्ट वन पर्सन है, क्राइम अगेंस्ट इंडिविजुअल है, क्राइम अगेंस्ट स्टेट, क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी नहीं है. ओके, तो ये एग्जांपल्स हैं. जितने भी प्रॉपर्टी मैटर्स हैं वो सूट्स ऑफ सिविल नेचर होते हैं. ऑल द सूट्स रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, वेदर मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी, जहां पर भी प्रॉपर्टी मांग रहे हो आप, प्रॉपर्टी की मनी वैल्यू मांग रहे हो, प्रॉपर्टी का रेंट मांग रहे हो. समझ में आया? ऑल द सूट्स रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, वेदर टेंजिबल प्रॉपर्टी और इंटेंजिबल. अब क्या फर्क है टेंजिबल और इंटेंजिबल प्रॉपर्टी, ये हमें अमनजोत बताएगी. अमनजोत. भारती. यस, समथिंग विच कैन बी फिजिकली टच्ड और सीन इज टेंजिबल. जैसे गुडविल. इनटेंजिबल प्रॉपर्टी क्या होती है? जैसे मनी, रेपुटेशन, जो गुडविल है आपकी, ठीक है, गुडविल को आप टच, ट्रेडमार्क्स, पेटेंट्स, पेटेंट्स को कोई हाथ नहीं लगा सकता, वो कॉन्सेप्ट है, पर वो आपका एसेट है, वो आपकी टेंजिबल प्रॉपर्टी, इंटेंजिबल प्रॉपर्टी है. फिर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के केस, फिर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के केस. अब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का जो केस है वो किस एक्ट के तहत डाला जाता है? समझो, स्पेसिफिक रिलीफ है. फिर मैट्रिमोनियल सूट्स, चाहे पार्टीशन सूट्स हैं, सक्सेशन सूट्स हैं, मैरिज रिलेटेड जितने भी हैं, वो सारे क्या हो जाते हैं? सूट्स ऑफ सिविल नेचर. और कौन से सूट्स सिविल नेचर के नहीं माने जाते? जो प्योरली पॉलिटिकल है, जो प्योरली कास्ट मैटर है, या जो प्योरली रिलीजियस मैटर्स है. ये जो मैंने कहा था थोड़ी देर में समझाता हूं. अब सबसे पहले आ जाओ प्योरली कास्ट मैटर. जैसे इसमें केस था धूला भाई वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, सुप्रीम कोर्ट 1969 सुप्रीम कोर्ट. क्लियर? धूला भाई केस में क्या हुआ? प्योरली कास्ट मैटर को समझाया सुप्रीम कोर्ट ने. कास्ट है क्या चीज? कास्ट यानी जाति, मींस दैट एक्सक्लूसिव सोशल ग्रुप which is regulated by its own culture, tradition and discipline. अब जैसे जाति होती है, ठीक है, अब एक होता है धर्म, रिलीजन, और उसके अंदर कई होती हैं जातियां. समझ में आया? हर जाति के लोगों का अपना एक कल्चर होता है, उनके अपने ट्रेडिशंस होते हैं, उनका जिंदगी जीने का एक तरीका होता है. क्लियर? ओके. In their mutual interaction, the people belonging to a particular caste behave in a particular manner with each other. और वो एक पर्टिकुलर तरीके से एक दूसरे के साथ बिहेव भी करते हैं. In case of violation of any behavioral norm by any member of the caste, ठीक है, led to violation of social right and not any legal right. ठीक है. अब जैसे हिंदू एक रिलीजन है, हिंदू रिलीजन है, ठीक है, और इसके अंदर कई जातियां हैं. भारतीय जी कौन कौन जातियां होती हैं हिंदू में? जैसे कि बहुत सारी होती है सर. हाँ, कोई एक दो जाति का नाम बताएं.
चौहान, राजपूत। राजपूत हो गए, जैसे राजपूत हो गए, वैश्य हो गए, ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए। ठीक है, अब क्षत्रिय माने जाते हैं कि वो बहुत ब्रेव होते हैं, समझ में आया, और वो आर्मी का काम संभालते थे। ठीक है, जितने राजपूत हैं वो इसी में ट्रीट करते हैं उनको कि वो क्षत्रिय हैं। ठीक है, जो अपने नाम के पीछे चौहान लगाते हैं। ठीक है जी, ठीक है, या फिर इस तरह कई और हैं, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सोलंकी हैं। ठीक है, पवार हैं, वो सब राजपूत होते हैं। ठीक है, अब मान लो कोई आदमी है वो राजपूत है, नाम के पीछे चौहान लगाता है, लेकिन ठीक है गाड़ी को फास्ट चलाने से डरता है, कोई उसको मारने के लिए आता है तो वो डर जाता है। ठीक है, क्या उसके ऊपर सूट फाइल हो सकता है कि वो अपनी जाति के ट्रेडिशन, कल्चर, वे ऑफ लिविंग लाइफ के खिलाफ जा रहा है? बिल्कुल नहीं। दिस इज अ प्योरली कास्ट मैटर। ठीक है, अब वैश्य है, अग्रवाल्स। ठीक है, उसमें ट्रेडिशन ये है, महाराज अग्रसेन ने कहा था नॉन वेज फूड नहीं खाना, लेकिन अगर कोई खाता है, ठीक है, क्या उसके ऊपर केस फाइल हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। ये पर्सनल, इट इज अ मैटर टू पर्सनल। ठीक है जी, तो ये हो गया प्योरली। और कोई अग्रवाल लिया पर फिर उसे अग्रवाल संगठन में नहीं लिया जा रहा, तो ये भी क्या हो गया? प्योरली कास्ट मैटर। क्लियर? अब जाति कि अपनी जाति में शादी करनी है, अपनी जाति से बाहर शादी नहीं करनी। हमारे यहाँ चलता है एक्सोगेमी और एंडोगेमी की जो फीचर्स हैं कि अपने धर्म में शादी करनी है, अपनी जाति में करनी है, पर अपनी गोत्र में नहीं करनी। लेकिन अगर कोई अपने ही गोत्र में शादी करता है, ठीक है, तो क्या उसके ऊपर सिविल सूट फाइल हो सकता है? नहीं, इट इज प्योरली कास्ट मैटर। अब जैसे मेरा नाम सचिन गोयल है, तो मुझे मैं वैश्य, मैं अग्रवाल हूं, तो मैं जिस लड़की से शादी कर सकता था वो गर्ग हो सकती थी, सिंगला हो सकती थी, बंसल हो सकती, कोई भी हो सकती है, पर वो गोयल नहीं होना चाहिए। पर दिस इज अ प्योरली कास्ट मैटर। इवन समझ में आ गया जी? तो ये प्योरली कास्ट मैटर्स है। द राइट्स विच वर कॉन्फर्ड बाय द कास्ट अपॉन एनी पर्सन आर सोशल राइट्स एंड नॉट लीगल राइट्स. So in case of violation of such social rights, the person cannot approach the court to file a civil suit because caste matters are not civil matters. Is my point clear? फिर इसकी exceptions है कुछ, क्या? When any right is available, एक जाति का मेंबर होने की वजह से अगर आपको कुछ राइट्स मिल रहे हैं, जैसे कि ट्राइबल्स हैं, जनजाति, समझ में आ गया? अब उस शेड्यूल कास्ट है, एक आदमी शेड्यूल्ड कास्ट में एक लिस्ट दी हुई है, उस कास्ट में आता है, ठीक है, तो उसका रिजर्वेशन का राइट बनता है। एक आदमी के पास एससी कैटेगरी का सर्टिफिकेट है पर फिर भी उसको जॉब नहीं मिल रही है, उसको रिजर्वेशन के बेनिफिट नहीं मिले, तो उसका सिविल राइट वॉलेट हो रहा है, वो सिविल सूट फाइल कर सकता है। अब भी कास्ट के आधार पर कर रहा है, पर अब ये प्योरली कास्ट मैटर नहीं है, अब साथ में राइट कॉन्फर हो गया। समझ में आ गया? तो when any right is available to any person because he belongs to that particular caste, एक कास्ट का मेंबर होने की वजह से अगर कुछ अधिकार मिल रहे हैं और अगर उन अधिकारों को वायलेट किया जा रहा है तो सिविल सूट बनता है, तो वो बनेगा सूट ऑफ सिविल नेचर। क्लियर? दैट राइट इज conferred and protected by law. In case of violation of that right, civil right is violated. जो एक जाति का मेंबर होने की वजह से जो राइट्स मिले, अगर वो राइट वॉलेट हो रहे हैं तो आपका सिविल राइट वॉलेट हो रहा है। ठीक है, सो अ पर्सन कैन फाइल अ सिविल सूट फॉर रिड्रेस। समझ में आया? ओके, देन फॉर एग्जांपल any privilege available to a person because he belongs to scheduled caste, scheduled tribe, backward class, like reservation benefits, तो आप सिविल सूट फाइल कर सकते हैं। ये हमने कास्ट समझा दिया। मैंने 3 चीजें समझानी है आपको, कास्ट, रिलीजियस और पॉलिटिकल। अब उसी तरह से पॉलिटिकल रिलीजियस मैटर, एक पर्टिकुलर रिलीजन का मेंबर होने की वजह से आपको जिस एसोसिएशन की मेंबरशिप मिलनी चाहिए नहीं मिल रही है, आप कुछ नहीं कर सकते। पर अगर वो राइट कॉन्फर्ड है, जैसे कि जितने भी जैन धर्म के लोग हैं, जितने भी बौद्ध धर्म के लोग हैं, जितने भी सिख धर्म के लोग हैं,
जितने भी इस्लाम धर्म के लोग हैं, जितने भी क्रिश्चियन धर्म के लोग हैं, इन सबको माइनॉरिटी माना जाता है चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के रूल्स के हिसाब से। और अगर इन माइनॉरिटी में से कोई बच्चा, किसी का बच्चा गरीब है, ठीक है, अपनी पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा सकता खुद, तो उसकी पढ़ाई का सारा खर्चा चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन उठाएगी, ये लॉ कहता है। हिंदू माइनॉरिटी नहीं है, समझ में आया? बौद्ध धर्म, बुद्धिस्ट माइनॉरिटी में आते हैं, जैन माइनॉरिटी में आते हैं। अब कोई जैन धर्म का है मगर फिर भी उसको, अब रिलीजियस मैटर हो गया ना, पर फिर भी उसे चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन अगर फीस के पैसे नहीं दे रही है तो उसका सिविल राइट वॉलेट हो रहा है, वो केस कर सकता है। समझ में आया? जैन धर्म के लोगों को सबको कार्ड देकर बुलाया सेक्टर 27 के जैन मंदिर में, ठीक है, महावीर जयंती के दिन, मगर मिस्टर एक्स जैन थे, उनको नहीं बुलाया। क्या वो मंदिर कमेटी पर केस कर सकता है? नहीं, क्योंकि अधिकार नहीं दिए हुए थे। ये प्योरली रिलीजियस मैटर था। समझ में आया? ओके, a religion is totally based upon the personal faith and personal belief of a person. If any honor is given to any person due to his religious position, it is because of the faith of the followers. Clear? If that person who is entitled to honor due to his religious position is deprived of such honor, then no legal right is violated. कि पहले तो जो गांव के पंडित जी थे सभी श्राद्ध पर उनके घर खाना भिजवाते थे, अब नहीं भिजवाया एक जजमान ने, क्या वो केस कर खाना मंगवा सकते हैं, डोनेशन मंगवा सकते हैं? नहीं। समझ में आया? लेकिन उन पंडित जी को जिस मंदिर का पुरोहित बना रखा था, हेड पंडित बना रखा था, और उनको चढ़ावे का 20% एज सैलरी मिला करता था। समझ में आया? उनको बंद कर दिया चढ़ावे का 20% देना, ठीक है, अब उनका सिविल राइट वॉलेट हो रहा है। समझ में आया? ओके, इफ दैट पर्सन हु इज एंटाइटल्ड टू, तो उनसे काम ले लिया ना, उनके राइट क्रिएट हो गए, उनका कॉन्ट्रैक्ट ये था, ठीक है, कि आपने बस यहाँ बैठना है, लोग आपको बहुत मानते हैं, आपके पैर छूते हैं, सभी मंदिर आते हैं, चढ़ावा आएगा, जो चढ़ावा आएगा 80% जाएगा मंदिर कमेटी को, 20% जाएगा पुजारी जी को एज सैलरी, ठीक है, पर वो जनवरी फरवरी मार्च का चढ़ावे के पैसे नहीं दे रहे, तो ये उनका सिविल राइट वॉलेट हो गया। नाउ ही कैन फाइल, वो पुजारी जी जो है अब वो सिविल सूट फाइल कर सकते हैं। समझ में आया? प्योरली रिलीजियस मैटर और रिलीजियस मैटर से पैदा होने वाले अधिकार की वॉल्यूशन में फर्क है। ओके, आपको बुलाया या नहीं बुलाया फंक्शन में, प्योर रिलीजियस मैटर, ठीक है, आपको श्राद्ध वाले दिन खाना आपके घर भिजवाया नहीं भिजवाया, प्योर रिलीजियस मैटर। समझ में आया? लेकिन उस रिलीजन का होने की वजह से आपको पदवी दे दी, राइट्स क्रिएट कर दिया, उसके बाद भी सैलरी नहीं दे रहे, तो अब रिलीजियस भी रह गया ये, अब सिविल राइट की वॉल्यूशन है, अब केस हो सकता है। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। इफ दैट पर्सन हु इज एंटाइटल्ड टू ऑनर, एंटाइटल्ड है, अब राइट क्रिएट हो चुका है, एंटाइटल्ड टू ऑनर ड्यू टू हिज रीजन इज डिप्राइव्ड ऑफ सच ऑनर, देन नो लीगल राइट इज नहीं, अभी राइट क्रिएट नहीं हुआ यहाँ, so person cannot file any civil suit, hence purely religious matter is not a civil nature. Exception, अब exception यहाँ पे civil right पैदा हुआ, यहाँ if any right is available to any person due to his religious position, अगर rights पैदा हो गए हैं, ठीक है, और that right is protected by law, in case of violation of such a right a person can file a civil suit. एक right पैदा हो गया, right protected by any law है, तो उसकी violation होने पर civil suit फाइल हो सकता है। राइट टू हैव अ शेयर इन द ऑफरिंग्स बाय द प्रीस्ट। समझ में आ गया? और आगे चलते हैं। अब एक केस था, वेरी फेमस केस, श्री वाणामलिया रामानुज जीर वर्सेस श्री रंग रामानुज जीर, प्योरली पॉलिटिकल मैटर समझाते हुए 1961 सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ऑल द राइट्स व्हिच आर कॉन्फर्ड अपॉन अ पर्सन बाय अ पॉलिटिकल पार्टी, अब ये अब हम समझा रहे हैं पॉलिटिकल, दो हो गए, कास्ट मैटर हो गया, रिलीजियस मैटर हो गया, अब पॉलिटिकल समझा रहा हूं मैं, ये तीसरी चीज है, ठीक है जी। देन प्योरली पॉलिटिकल मैटर्स एंड नॉट लीगल राइट्स, सो एनी पॉलिटिकल मैटर इज नॉट अ सिविल मैटर, सो इन केस ऑफ वॉल्यूशन अ पर्सन कांट फाइल अ सिविल सूट। जैसे मैंने बताया था, कोई बीजेपी पार्टी ज्वाइन करना चाहता है, कहता मुझसे पैसे ले लो,
सब्सक्रिप्शन के शायद अगर 100 रुपए मेंबरशिप फीस है वो देने को तैयार है, फिर भी उसे ले नहीं रहे। समझ में आया? तो ये प्योरली पॉलिटिकल मैटर, वो केस नहीं फाइल कर सकता। ठीक है। एक्सेप्शन, एंटी डिफेक्शन लॉ। एक आदमी बीजेपी के टिकट पर इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर जीत गया, ही वॉन द इलेक्शंस, मगर उसके बाद जब वोटिंग की बारी आई पार्लियामेंट के अंदर बैठकर, तब वो कांग्रेस की फेवर में वोट कर रहा है। तो जिन लोगों ने उसको जिताया था उन्होंने बीजेपी को जिताने के लिए उसको वोट किया था, उनके साथ धोखा हो रहा है। तो इसने दल बदल लिया। तो एंटी डिफेक्शन लॉ जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के 10th शेड्यूल में लिखा हुआ है, वो कहता है ऐसे आदमी को जो धोखा दे रहा है, जो दल बदलू है, जो डिफेक्शन कर रहा है, पार्टी बदल रहा है, उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। क्लियर? ओके। सूट, ये इसकी एक्सेप्शन है। ओके। कोई भी किसी पार्टी को ज्वाइन कर सकता है, पर एक पार्टी से इलेक्शन जीत जाने के बाद दूसरी पार्टी को सपोर्ट करना गलत है। फिर आपको अपनी पार्टी में रहना होगा, क्योंकि आप उन लोगों के साथ धोखा कर रहे हो। Suit of civil nature means that suit in which the main and substantial question is violation of a civil right. ये सबसे मेन लाइन है। जहां सिविल राइट की वॉल्यूशन हो रही है उसके रिड्रेसल के लिए अगर आप केस करें तो सिविल सूट है, सिंपल। which may be conferred by a civil law or may be conferred by a socio-economic political rules. Okay? और आगे चलते हैं। अब मैंने सेक्शन 9 को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, मैं फिर से दिखा रहा हूं आपको बेरट। ये देखिए, पहला पार्ट था कोर्ट्स शैल, इसको मैंने 3 पार्ट डिवाइड किया था कि जनरल प्रिजम्पशन इन फेवर ऑफ जुरिडिक्शन है, बर्डन ऑफ प्रूफ डिफेंडेंट पर है, वो प्रूव करे जुरिडिक्शन नहीं है, और थ्योरेटिकल बेस इसका क्या है, उबी जस इबी रेनेटिव। फिर मैंने अगला पार्ट किया था टू ट्राई ऑल सूट्स ऑफ सिविल नेचर, कि सूट्स ऑफ सिविल नेचर जो है वो ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, वो वाइडर कॉन्सेप्ट है, उसमें सिविल सूट्स तो आ ही जाते हैं, प्लस उसमें और क्या आता है, अदर सूट्स विच आर नॉट प्योरली सिविल, like religious matters, caste matters and political matters, which are not purely religious matters, which are not purely caste matters, ठीक है, which are not purely political matters. Those religious, those caste and those political matters which give birth to civil rights. Okay? और आगे चलते हैं। अब हम थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं, except when expressly or impliedly barred. चलिए आगे ये समझते हैं। ये देखिए क्या लिखा है इसमें, expressly bars on the powers of civil suit, कि कब कोर्ट सिविल राइट की वॉल्यूशन होने के बावजूद भी सूट को हैंडल नहीं कर सकती, कॉग्निजेंस नहीं ले सकती, जब लिख दिया गया लॉ में, लॉ ने ही बार कर दिया, यानी स्टॉप कर दिया कोर्ट को कॉग्निजेंस लेने से। वो दो तरह से हो सकता है, ठीक है, वो या तो एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली। एक्सप्रेसली को अगर दो पार्ट डिवाइड करते हैं, इन सीपीसी बार लगा दिया या आउटसाइड सीपीसी बार लगाया है। क्लियर? हम पहले पढ़ेंगे इन सीपीसी बारिंग्स कहां पर है। क्लियर? एक्सप्रेस बार्स ऑन द पार्ट्स ऑफ सिविल सूट, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं एक्सप्रेस बार्स। ओके, द जुडिशन ऑफ द सिविल कोर्ट कैन बी बार्ड, पहला, बाय स्पेसिफिक स्टैट्यूट्स providing for the establishment of specific tribunals to entertain specific civil matters, कि जैसे इनकम टैक्स का केस है कोई, तो आप सिविल सूट फाइल नहीं करेंगे, आपको इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल में जाना होगा। ये एक्ट है 1961 का, इट प्रोवाइड्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आईटी ट्रिब्यूनल्स। इनकम टैक्स सारे केस यहां जाते हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट सारी कहां जाते हैं, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में। ओके, अब मोटर व्हीकल्स के केस हैं, एक्सीडेंट के केस, तो वो कहा जाता है मोटर एक्सीडेंट्स क्लेम ट्रिब्यूनल। कोई भी कंज्यूमर डिस्प्यूट है कि आपने मोबाइल खरीदा सही नहीं चल रहा, ड्रेस खरीदी सही नहीं है, आपने एक अच्छी ड्रेस ऑर्डर की थी, 100 रुपए की साड़ी की पड़ा के चला गया आपको, समझ में आ गया? तो ये सब कंज्यूमर डिस्प्यूट्स हैं। तो कहां केस करोगे आप? कमीशन में। कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम होती थी, अब उसे कमीशन ही बोलते हैं, कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन।
क्लियर? तो इस तरह से स्पेसिफिक लॉ ने रोक दिया। ओके, फिर द जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स इज आल्सो बार्ड बाय सीपीसी। इस सीपीसी ने भी रोक रखा है इटसेल्फ बाय प्रोवाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ रेस सब जुडिस, कि अगर मैटर पहले से, ये सेक्शन 10 है, अगर पहले से दो पार्टीज में एक केस चल रहा है तो फिर से वही केस किसी और कोर्ट में नहीं चल सकता, अगर डाला जाएगा तो स्टे हो जाएगा। फिर ये सेक्शन 10 अगर आप फिर एजुडिकाटा। सेक्शन 11, अगर पहले से एक केस डिसाइडेड है दो पार्टीज में तो वही पार्टीज उसी मैटर को लेकर फिर से किसी और कोर्ट में नहीं जा सकती। यहां पे मैटर पेंडिंग था सब जुडिस में, एजुडिकाटा मैटर डिसाइडेड है। फिर सेक्शन 95, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का कॉम्पनसेशन। ऑर्डर 2 रूल 2, रिलिक्विश्ड क्लेम्स। ऑर्डर 9 रूल 9, डिसमिसल इन डिफॉल्ट, डीआईडी कहते हैं जिसे। फिर ऑर्डर बाई रूल 9 to 11, नो फ्रेश सूट आफ्टर अबेटमेंट ऑफ सूट। अबेटमेंट क्या है? अबेट वर्ड का मतलब होता है स्टॉप। जिसने केस डाला उसी की डेथ हो गई और उसका कोई एलआर नहीं है, एक्स ने वाई पर केस किया पर एक्स की बीच में डेथ हो गई और एक्स का कोई वारिस नहीं है, तो जाहिर सी बात है सूट अबेट कर दिया, स्टॉप हो जाएगा। क्लियर? तो फिर उसके बाद जो वाई है उसका तो गलत हो गया, वो तो पहले ही अपना वकील कर चुका था, वकील की फीस दे चुका था, ठीक है, उसके सिविल राइट्स वायलेट हो गए, समझ में आया? और बाद में कोई एलआर वॉल ऑफिस में निकल के आ गया तब भी सूट तो स्टॉप हो गया। समझ में आ गया जी? और आगे चलते हैं। तो वाई क्लेम कर सकता है? नहीं कर सकता, कुछ नहीं हो सकता। एक्स तो मर चुका है ना, मगर खैर इसमें भी कुछ है एक्सेप्शंस इसकी। नेक्स्ट, अब इम्प्लाइड बारिंग्स क्या है? जैसे एक्ट ऑफ स्टेट, ये इम्प्लाइड बारिंग्स है, लिखा हुआ कहीं नहीं है पर अंडरस्टूड है कि जंग लग गई पाकिस्तान के साथ और सीमावर्ती इलाकों के सारे खेतों पर आर्मी का कब्जा हो गया, सारी फसल खराब हो गई, क्या कॉम्पनसेशन ले सकते हैं? नहीं ले सकते। देन पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, ठीक है, डिफेमेटरी स्टेटमेंट मेड इन पार्लियामेंट में बोलना पड़ता है कि ये पार्टी करप्ट है, ये मिनिस्टर ठीक नहीं है, और कुछ नहीं हो सकता। उन्हें क्या मिला हुआ है? फ्रीडम ऑफ स्पीच मिला हुआ है। और क्वाइट लार्जर देन आर्टिकल 19(1)(a) collusive litigations against public policy, ठीक है, टू रिकवर कॉस्ट इंकर्ड इन क्रिमिनल कोर्ट, ठीक है जी। और आगे चलते हैं, ठीक है जी। अब ये चैप्टर हो चुका है, इस पर कैसे ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं जो हम अगले सेशन में करेंगे, ठीक है जी। ये देखिए, अगले सेशन में मैं आपको क्या करवाऊंगा कि जुरिस्डिक्शन कितनी प्रकार की होती है, पेक्यूलियर जुरिस्डिक्शन। पहले तो जुरिस्डिक्शन है क्या चीज? कैपेसिटी टू टेक कॉग्निजेंस या कैपेसिटी टू एंटरटेन द सूट प्लस कैपेसिटी टू ग्रांट द रिलीफ। और कार्डिनल प्रिंसिपल क्या है? A verdict without jurisdiction or a judgment without jurisdiction is a nullity. That is a quorum non juris. Okay? The jurisdiction to the civil court is provided by CPC or sanctions come from CPC. The jurisdiction to the civil courts is provided by CPC. The parties can't reduce the jurisdiction, can't create the jurisdiction, can't alter the jurisdiction of civil courts by mutual agreement. ना तो आप जुरिस्डिक्शन ग्रांट कर सकते हैं प्राइवेट पार्टीज, ना कम कर सकते हैं ना चेंज कर सकते हैं। अब जुरिस्डिक्शन कितनी प्रकार की है? एरिया वाइज, यानी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, ठीक है जी। एवरी सिविल कोर्ट हैज द पावर, मैं सोच रहा हूँ ये अगले सेशन में आपको कराऊंगा, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, पेक्यूलियर जुरिस्डिक्शन एंड ऑल। आज के सेशन को हम यहाँ एंड करते हैं, ठीक है जी। आई हियर बाय एंड दिस सेशन, थैंक यू।